जॉब तक में आपका स्वागत है। फिजिक्स का हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है। साम्य मतलब शांत, मतलब गतिहीन। किसी कण को अगर गतिहीन रखना है तो बलों की न्यूनतम संख्या आंसर होगा 2, क्योंकि कोई भी पिंड गतिशील तभी होगा जब उस पर हम पहला फोर्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं, आप पढ़े होंगे। पहला नियम जो है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु जो है गति की अवस्था में तभी होगी जब उस पर बाह्य बल लगाया जाएगा। कोई भी वस्तु वो तब तक गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, और वो तब तक रुकी रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो एक बल लगाने से वो गतिशील हो जाएगी, और दूसरा बल वो भी अपोजिट साइड में बराबर की मात्रा में जब लगेगा तब वो साम्यावस्था में आएगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, पदार्थ कोई पिंड है, कोई मास है, ठीक है, उसको जो है दुगना कर दिया गया और उसका वेग भी दुगना कर दिया गया, मास को भी वेलोसिटी दोनों को जो है 2 टाइम्स कर दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न जरूर आते हैं कि मास को दुगना कर दिया गया, वेग को आधा कर दिया गया, या मास को आधा कर दिया गया, वेग को चौगुना कर दिया गया, तो ऐसे सवाल आते हैं। तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी ये पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है। ठीक है, जब आप इसको दोनों चीज़ को दुगना करेंगे तो 1/2 m हो जाएगा आपका 2m, और v की जगह 2v रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर जब करेंगे तो 4v² हो जाएगा। तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी ये थी, अब ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, अब अगर आप तुलना करें, अपान में कर दें, ठीक है, या पूछ रहा है ये उसकी कितने गुनी हो जाएगी, तो इंटू n उस करके पहले वाले के इंटू n करके बराबर कर दें। ठीक है, चाहे जैसे भी कर लें, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, v² कट जाएगा। ठीक है, mm कट जाएगा, तो 1/8 आया, मतलब पहले जो है 1 था अब 8 हो गया, तो यह 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा प्रश्न है, जो वेव है तरंग की आवृत्ति पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। यदि 0.8 सेकंड में जो है 24 साइकिल कंप्लीट करता है, कोई वेव है, तरंग है, उसकी आवृत्ति निकालना है। आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है 1 सेकंड में जितने भी वो कंपन करती है, जितनी बार वो एक अपना दोलन पूरा करती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में तरंग द्वारा जो है कंपनों की संख्या जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, और एक दोलन काल में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को n से हम प्रदर्शित करते हैं और दोलन काल को t से, तो n और t में जो है इनवर्स का रिलेशन होता है, n बराबर 1/t। ठीक है, तो n जो है फ्रीक्वेंसी है और इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। ठीक है, या विमी सूत्र इसका जो है ये होता है। ठीक है, विमी सूत्र भी पूछे जाते हैं। ठीक है, डायमेंशन जो है भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इसका विमी सूत्र क्या है, बल का विमी सूत्र क्या है, चाल का विमी सूत्र क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने बताया कि 1 सेकंड में जो है कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, और यहाँ दे रखा है कि इतने सेकंड में इतने साइकिल पूरा करता है, तो 1 सेकंड का आप निकाल लीजिए, वही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 0.8 जो है सेकंड जो है 24 चक्र जो है वो 0.8 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, तो एक चक्र जो है
0.8 सेकंड में वो 24 चक्र पूरा करता है, तो 1 सेकंड का आप निकाल लीजिए, 1 सेकंड में जो कंपनों की संख्या होगी वही फ्रीक्वेंसी होगी। तो 1 सेकंड, 1 मिनट, इसको ऐसे लिखिए, हाँ, 0.8 सेकंड में वो 24 साइकिल करता है, तो एक में वो करेगा 24/पॉइंट कितना, ठीक है। 0.8 सेकंड में वो 24 जो है दोलन या साइकिल पूरा करता है, तो 1 सेकंड में जो है वो 24/10.8 साइकिल पूरा करेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा, ठीक है, तो काटेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 हर्ट्ज जो है, 30 हर्ट्ज जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। हमेशा याद रखें कि 1 सेकंड में कंपनों की संख्या फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो, और दोलन काल जो है, एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसको दोलन काल कहते हैं, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न आया है एग्जाम में कि सेकंड लोलक किसे कहते हैं, तो एक दोलन काल में अगर 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम सेकंड लोलक कहते हैं। इस टाइप के कई प्रश्न यहाँ बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी दे सकता है कि फ्रीक्वेंसी दी है 0.5 हर्ट्ज, तो टी पूछ सकता है, दोलन काल पूछ सकता है, तो आप सीधे लगाइए t बराबर 1/n, n की जगह 0.5 रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/0.5 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो t बराबर 2 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। आवर्तकाल का यूनिट सेकंड हो जाएगा, और हर्ट्ज का जो वो तरंग आवृत्ति का जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो हर्ट्ज हो जाएगा। तो n और t में जो है रिलेशन उल्टा होता है, ठीक है। n पूछ रहा है तो 1/t हो जाएगा, t पूछ रहा है तो 1/n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कई प्रश्न बन रहे हैं, इस पॉइंट को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। हमारा अब प्रश्न है, राम ने 12 किग्रा की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया, ठीक है। राम ने 12 किग्रा की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया। m जो मास है हमारा वो 12 किग्रा है, और ऊंचाई जो है, जितनी ऊंचाई तक उसने उठाया वो 2 मीटर है। उसके द्वारा कितना काम किया गया? g जो है वो 10 है। g जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण है, जो कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन उसको पूर्णांक में 10 भी मान लिया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि राम ने जो है 12 किलोग्राम का एक सामान या एक वस्तु उठाई और 2 मीटर ऊंचाई तक उठाई, तो उसने कितना काम किया ये आपको बताना है, ठीक है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में चल रही हो तब वहाँ पे जो त्वरण है a होता है, ठीक है, और अगर ऊपर चल रही हो तो वहाँ g लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमसे पूछा गया है काम कितना किया है, काम कितना किया गया है, वर्क कितना हुआ है। तो वर्क जो है, वर्क को हम W से प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, और W बराबर होता है F इंटू डी, कार्य बराबर बल गुणे दूरी। कार्य बराबर बल गुणे दूरी, मतलब जितना आपने बल लगाया है और कितनी दूरी तक जो है उस बल को लगाया है, इसके गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और जो है आती है, W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है, मतलब किस एंगल में आपने बल लगाया है, ठीक है। तो यहाँ एंगल का कोई वही नहीं है, तो W बराबर एफ डी लिखते हैं। तो W बराबर एफ डी, अब D, तो D यहाँ पे आपका ये है ऊंचाई, क्योंकि आपने ऊपर लगाया है, ठीक है। एक तो रेखा, एक तो लीनियर, लीनियर में A लगता है, और जब हाइट में लगाएंगे तो वहाँ पे G लगेगा त्वरण। A और G दोनों त्वरण हैं। तो W बराबर F इंटू डी में जो है आपका F कितना दिया गया है, F दिया नहीं है। F बराबर क्या होता है, न्यूटन का गति विषयक 3 नियम है। पहला नियम जो है न्यूटन का गति विषयक नियम, कि किसी वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे तो वो गतिशील हो जाएगी, और गतिशील वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो वो रुक जाएगी। दूसरा नियम जो है आपका यही है
F बराबर ma, मतलब जो बल है वो द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगे त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, F बराबर ma होता है, a त्वरण है, यहाँ पे एक जगह g लिखेंगे, F बराबर ma कहिए चाहे F बराबर mg कहिए। ठीक है, न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम F बराबर ma, a है त्वरण। ठीक है, जो वेग की स्पीड को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम F बराबर mg लगाएंगे क्योंकि बात ऊपर की हो रही है। ठीक है, और d यहाँ पे आपका दूरी है, 2 मीटर की दूरी तय की, m आपका 12 है और g आपका 10 दिया है और इंटू 2, तो यह आपका 240 जूल आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से कई चीज़ें निकल के आ रही हैं। ठीक है, कि इस कार्य का फार्मूला होता है W बराबर F इंटू डी। ठीक है, और इसमें F आ गया, F फोर्स, तो फोर्स F बराबर होता है ma, अगर ऊंचाई पे है तो F बराबर mg हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे g आपका गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 10 या 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। F फोर्स जिसका यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जिसको हम J से प्रदर्शित करते हैं, और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल या 4.2 जूल। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखें, कई प्रकार के क्वेश्चन बन के एग्ज़ाम में आते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब ऐसी दूरी जहाँ से हम अच्छी तरह किसी वस्तु को देख लें, वो बतानी है। तो ये आपने पढ़ रखा होगा कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये आप सबने खूब पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर नहीं है, 25 मीटर गलत हो गया, 25 इंच गलत हो गया, क्योंकि 25 वाले सब देख लीजिए आप पहले, 25 सेंटीमीटर होता है तो 25 मीटर है गलत, 25 इंच गलत है। ठीक है, अब बचे 2, पहला भी गलत क्योंकि यह 2.5 सेंटीमीटर है। हाँ, तीसरा बचा, तीसरा ही आंसर होगा। कैलकुलेशन कर लीजिए क्योंकि ये मिलीमीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो जब इसको 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि बड़ी यूनिट से जब आप छोटी यूनिट में ट्रांसफ़र करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, छोटी यूनिट से जब आप बड़ी यूनिट में जाते हैं तब आप डिवाइड करते हैं। तो सेंटीमीटर जो है बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर छोटी यूनिट है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 10 से गुणा कर देंगे 250 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट्स का भी आप ध्यान रखें क्योंकि यूनिट्स का भी खेल है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और 1 लीटर, ये अलग से बता दे रहे हैं, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। इस पर भी सवाल बनते हैं काफ़ी, क्योंकि ये वॉल्यूम में आ गया और ये आपका उसमें आ गया सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, मिलते हैं अगले अंक में और ज़्यादा और इम्पोर्टेंट अच्छे प्रश्नों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया शेयर ज़रूर करें।